में पिछले हफ्ते ही 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो एक बहुत बड़ा इवेंट किया है 17th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, जो किसान जो सम्मेलन सबसे बड़ा होता है देश में, वो किया। और आपने देखा है कि उसमें किस हिसाब से पहली बार इतने जो विश्व भर के लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रतिभाग किया। आप सभी विदित हैं कि उसके साथ साथ हमारे कृषि की भी हमारे स्टॉल लगे, प्रदर्शनी हुई, जिसमें हमारे एकेडमिक हो, रिसर्च हो, ये सब में हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी हमारे संस्थान है उन्होंने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए, अपने साइंटिफिक प्रोग्रेस को यहाँ पर आप सब लोगों के सामने रखा। इससे पूरा उत्तराखंड के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे आपने देखा कृषि से जुड़े हुए विभाग हैं, किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, और पूरे देश से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पर हम लोगों को दी, सबको दी। डेलीगेशन के प्रेजेंटेशन हुए और लगभग आपने देखा होगा कि 3000 तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड डेलीगेट्स में थे और बाकी 1000 और तो 4-4,500 का जो 3 दिन का यहाँ सम्मेलन था, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो पिछले जो 16 सम्मेलन हुए हैं और वो इतने उनसे कहीं बढ़ के ये हुआ है। और ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जो हमारी जो एकेडमी है, उनका ही कहना है कि पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन पंतनगर विश्वविद्यालय में हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पंतनगर विश्वविद्यालय में हर समय नंबर 1 है, हर काम में नंबर 1 है। और जो भी यहाँ से कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो किसान मेला हो या चाहे और कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, और उसमें बड़े बड़े लोग इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, करते हैं। और 17th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस में सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, डीजी हैं, डीडीजी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं, आईसीआर के लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान भाई हैं, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो लेकिन इस पार्टिसिपेट में सबसे बड़ा सहयोग आपका रहा है। मैं देख रहा था हर दिन की न्यूज आती थी, बड़ी अच्छी न्यूज आई है आपके उसमें, और जिससे कि ये पूरे क्षेत्र को, उत्तराखंड को, पूरे देश को इसको सम्मान मिला। 16 देशों के वैज्ञानिक इसमें थे, 37 वैज्ञानिक तो रजिस्टर्ड थे इसमें 16 देशों के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो आपकी जर्मनी हो, चाहे वो उसमें फ्रांस हो, स्लोवेनिया हो, कई उससे यहाँ पर आए। और साथ ही साथ हमारे नेपाल के जो है साथी लोग भी थे। तो ये लोग सब यहाँ पर आए और उन्होंने प्रतिभाग दिया और एक छवि जाती है दूर दूर तक विश्वविद्यालय की। तो पहले मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग रहा है, हमेशा रहता है, आप लोगों का सहयोग हमेशा रहता आया है। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय हर समय प्रगतिशील है। मैं किसी विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बाद में करता हूँ। सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय में कोई नई चीज क्या आ रही है। नई चीज में आप सभी देखते हैं कि प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, इस पर विशेष हम लोगों का ध्यान देता है। क्योंकि जो हमारे एकेडमिक में तो हम एक्सीलेंट है ही, आप सभी जानते हैं। यही विश्वविद्यालय की जिसने सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनी यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी है 100%। ऐसा पूरे देश में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं वहाँ वीसी के जो कॉन्फ्रेंस है या आईसीआर में कॉन्फ्रेंस है, उसमें खुल के बोलता हूँ मैं कि देखो हम ये है, और अपनी बात रखने में किसी को हर्ज भी नहीं होनी चाहिए, जब है तो है। और इसके अलावा आपने सभी देखा कि पिछले जो हुआ है आपके सामने सब विदित, आप पत्रकार भाई लोग आए होंगे,
और आपने देखा होगा कि जो जो अचीवमेंट, जिस हिसाब से हमारे पंडाल थे, जिस हिसाब से हमारे में लेक्चर थे, जिस हिसाब से भरे हुए थे लेक्चर हॉल, 11 सेशन एक साथ चल रहे हैं, 11 जगह, ये आसान बात नहीं है इतने लोगों को मैनेज करना। पंतनगर जैसी जगह में जहाँ विद्यार्थी भी हैं, अपने लोग भी हैं, बाहर के साथी भी हैं, विद्यार्थी फॉरेनर भी हैं, लिमिटेड हमारे पास हाउसिंग है, उसके बावजूद भी सब बढ़िया ढंग से हो जाना, सभी लोग अपने घर में पहुंच जाना वापस। भगवान की भी कृपा रहती है हम लोगों पर विश्वविद्यालय में कि कई बार कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो, कोई कुछ हो, इतना भीड़ होता है आप सभी जानते हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग सभी और सबको सबके घर से मेरे को बराबर थैंक्स लेटर आ रहे हैं। और सभी मेरी टीम को, जितने भी इसमें डॉक्टर अजीत नैन है, उनकी टीम को सबने सराहा है, मैं तो सराह ही रहा हूँ, पर वो भी उन्होंने भी सराहा कि इतना बढ़िया अचीवमेंट आपने किया। और ये सब तभी हो पाएगा जब हम सब मिलके एक अच्छी नीयत से, अच्छे सोच से सहयोग देकर, जिसमें चाहे लोकल सहयोग हो, उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग था। आप देखें कि इसका हमारे खुद मुख्यमंत्री जी, मतलब आप देखो बजट का जो सेशन चल रहा है, बजट के सत्र को छोड़ के बीच में यहाँ पर वो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए, अपनी बात उन्होंने रखी और लगभग 2 घंटे हमें दिया, फिर वो वापस गए, फिर बजट में बैठे, बजट से उठे, यहाँ आए, एक कप चाय तक नहीं पी उन्होंने हमारे पास, और फिर वापस गए बजट में। तो वो इसकी महत्व को समझते थे, इसकी अचीवमेंट को समझते थे, इसलिए उन्होंने समय निकाला। पहले दिन गवर्नर साहब ने समय निकाला, आप सभी ने देखा, अब जितने स्टार वार्ड्स हैं एग्रीकल्चर साइंस में वो लोग ने, और इससे आने वाले, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं अभी बता देता हूँ। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय को सेंटर से भी काफी फंडिंग होने वाली है, इसका बेनिफिट ये है। इसका बेनिफिट एक और है कि कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उन्होंने कहा कि हम आपको और सहयोग करेंगे, इसका बेनिफिट ये है। इसका बेनिफिट ये भी है कि जो हमारे वैज्ञानिक है, उस जगह पर जो हमारे इंटरनेशनल जो भी लोग यहाँ पर आए, उनको देखा कि ये पंतनगर का है, तो उसी में उनके आगे रिकॉग्निशन होगी, इंस्ट्रक्शन होगा हमारे पंतनगर को, और जो यूनिवर्सिटी हमारे साथ में बढ़ के आगे आएंगी, कंधे से कंधा मिलाएंगे, जिसमें रिसर्च, एकेडमिक और जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज में हमें बहुत ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। इस प्रकार की जो हमारी जो सम्मेलन हुआ है, आगे जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि किसान मेला, ये अगली 117वीं जो हमारी अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग की जो प्रदर्शनी होगी, आप सब लोगों के बीच में हम इसको मतलब बता रहे हैं क्या क्या इसमें होना है, जिससे आप सभी जानते हैं कि इसमें सारे जितने भी हमारे जो आगे धान के बीज हैं या दूसरे जो फसलों के बीज हैं, जो बागवानी के बीज हैं, जो फूलों के बीज हैं, जो हमारे वेजिटेबल के बीज हैं, जो हमारे साग सब्जी के बीज हैं, वो किसानों को दिए जाएंगे, वितरण किए जाएंगे। जो हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में जो नई नई एक्टिविटी हुई है, उनके सामने प्रदर्शनी में उनको अवगत कराया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे जितने भी और वो है प्रोग्राम है, जिसमें हमारी गोष्ठी से उनके क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर दिए जाएंगे, एक्सपर्ट सामने करेंगे, उनके आंसर देंगे। इसके अलावा सभी ये भी देखेंगे कि जो हमारे संकर नस्ल की गाय है, देसी गायों का हम लोगों का लगातार बढ़ावा दे रहे हैं हम, और मैं चाहता हूँ कि देसी गाय पर हम, जैसे कि पूरे देश का, उत्तराखंड का एक फोकस है देसी गाय पर, उत्तराखंड का फोकस जो हमारे बद्री गाय पर है, उस दिशा में हम और जानकारी उनको देंगे, कैसे इसकी और नस्लें बढ़ाएं, सुधार करें, पैदावार करें, इसके बारे में भी जानकारी इसमें होगी। हमारे कुक्कड़ का जो हमारा जो है, जैसे मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, इस पर सारी जानकारी उनको बराबर देंगे। देखिए आप ये देखिए कि अगर जैसे मेले होता है और उसमें अगर एक भी नॉलेज देकर किसान अपने घर में जाता है और उसको कल उसको वहाँ पर अमल में लाता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसे ही आगे होती है, प्रोग्रेस होती है। तो जानकारी मिलना, नॉलेज होना बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तो किसान को सहयोग पूरा देश दे रहा है, पूरा विश्वविद्यालय का सहयोग है, उत्तराखंड सरकार का लगातार सहयोग है कृषि में, तो वो किसान अपनी जो है वहाँ पर प्रगति करेगा। इसके अलावा एक और है कि जैसे कि आपने सभी देखा होगा कि एक उत्तराखंड सरकार ने जो हमारे जो बेमौसमी जो हम धान लगाते हैं, गर्मियों में जो धान लगाते हैं, जिसको समर धान के रूप में भी जाना जाता है,
उस दिशा में उन्होंने एक जो कदम उठाया कि इसको न किया जाए। देखिए आप, हम वैज्ञानिक हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्यों ना किया जाए। मैं वैज्ञानिक थोड़ा सा बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हमारे, आपने देखा कि जो हमारी ऋतुएं हैं, ऋतुएं भी इस हिसाब से बनी है कि जैसे ही गर्मी होती है, अप्रैल मई का होगा, तो जब हॉट, बिल्कुल ड्राई हॉट होता है, तो जितने कीड़े मकोड़े वो सब मर जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा मच्छर नहीं होते, सारे मच्छर मर जाते हैं। तो सही है कि इसी ढंग से जो कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, या दूसरे हमारे जो है तिलहन हो, दलहन हो, इस तरह की फसलों को हमेशा नुकसान करते हैं। और आपने देखा होगा सब्जी को भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं कीड़े मकोड़े, क्योंकि सब्जी सबसे मुलायम डेलीकेट होती है, तुरंत वो उसमें जो है इफेक्ट होता है। तो अगर कीड़े मकोड़े मरेंगे नहीं तो वो बराबर बने रहेंगे। अगर मतलब समाधान रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो कीड़े मकोड़े को असर नहीं होगा, तो बराबर। आपने एक और भी कि विज्ञान ये कहता है कि कीड़े मकोड़े धीरे धीरे करके अपने एडवर्स कंडीशन में एडजस्ट होते रहते हैं। तो उनकी ताकत जो आज 2 दवाई से मरने वाली उनकी जो है जो ताकत हम 2 या 1 हम पेस्टिसाइड डालते हैं उससे मर सकता है, वो कल 2 दवाई से नहीं मरेगा, परसों 3 से नहीं मरेगा, परसों 4 से नहीं मरेगा। तो क्या होगा कि जितने भी आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े जो बरकरार रहेंगे, उसके साइड में जो डिजीज है, वायरस की है, बैक्टीरिया की डिजीज है, वो साइड साइड चलते रहेंगे। इनमें धीरे धीरे करके जब माहौल मिलता है तो इनको प्रोग्रेस करने के लिए म्यूटेशन होता रहता है। हम दोनों नहीं, जीन चेंज करते रहते हैं। और जीन क्या करते हैं कि वो इस हिसाब से जो चेंज होते हैं कि ताकि आगे जो पेस्टिसाइड है उसका कोई असर ना हो। आपने सभी देखा होगा कि देखो इवन मच्छर जो है, आप देखो कि पहले पंखा चलता था, मच्छर एक नहीं होते थे। आज पंखा भी चल रहा, मच्छर फिर भी आपको काट रहा है, एडजस्टमेंट करने ऊपर चलते हैं उस हिसाब से, पंखे के हिसाब से सीधे नीचे बैठेंगे, काटेंगे और सीधे उठ जाएंगे। वो अब ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो कहीं थपेड़ा यहाँ लगेगा, कहीं यहाँ लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी ढंग से जो ये म्यूटेशन जो है, जो चूंकि शायद किसानों को पता नहीं है, ये म्यूटेशन से जेनेटिक चेंज हो जाता है और उसको वो एडवर्स कंडीशन में अपना रहने लग जाता है। एक और एग्जाम्पल है, आप कभी देखेंगे कि आप 35 डिग्री में और अचानक 1 डिग्री में घुस गए तो आपको ठंड एकदम से लगेगी और कोल्ड शॉक बोलते हैं उसको, कोल्ड शॉक हो जाएगा। इसी ढंग से आप 30 डिग्री में है और अचानक 45 डिग्री में घुस गए तो आपको लू बोलते हैं जिसको, हॉट शॉक लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है 46 डिग्री को भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो ये जो बरकरार रहता है मॉइस्चर, जो किसान समाधान लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, पानी पड़ा है, पानी खड़ा है, उड़ रहा है पानी, उसके आस पास जितने भी कीटाणु उनको माहौल बढ़िया बना है, वो अपना जो वृद्धि करते रहेंगे। जब एक्चुअल किसान जब अपना धान लगाएगा आगे, उनमें बीमारियां आ जाएंगी, वो धान फिर आगे, वो बीमारियां आगे करेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि जो भी पेस्टिसाइड आप डाल देंगे उससे कुछ होने वाला। हरियाणा, पंजाब आप देखा हुआ किसान वहाँ पर जो, और उसके बाद जो हमारा ईस्टर्न यूपी है, जो धान लगाते हैं समर में कोई धान नहीं लगाते, और हरियाणा किसान में, हरियाणा और पंजाब में तो पहले ही बैन है। तो ये सरकार जो भी कर रही है, जो हम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, हमने वैज्ञानिक सुझाव दिए हैं, सरकार ने उसको माना है और ये मीटिंग करके उन्होंने कहा कि अब इसको थोड़ा सा समाधान को अलाउ न करें। बहुत अच्छी बात है, इसमें किसानों को भी एक जानकारी देना बहुत जरूरी है। देखो किसान ने बोला कि नहीं, एक होता कई बार बोलते यहाँ पानी है, आप देखो आज भी पानी, यहाँ पर जो पानी 3 फीट 4 फुट में होता था, वहाँ यहाँ 10 फुट पर चला गया। हर साल पानी डिग्रेड हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है कि पिछले साल 10 फुट में था अब 4 फुट पर आ गया, कभी नहीं हो रहा। हमेशा ये जो नेचुरल बायो जो हमारे रिसोर्सेज है, देखो आप ध्यान रखिएगा जिंदगी में, जो प्रकृति से बने हुए चीजें हैं वो आगे जाके धीरे धीरे करके कम होती जाएंगी, वो घटती जाएंगी। जो आर्टिफिशियल चीजें बनी है वो आगे जाके बढ़ती जाएंगी। आप आज देख लो, पहले एक जमाना था लकड़ी सस्ती थी, लोहा महंगा था। आज लोहे का दरवाजा बनाओ वो आपको 4000 5000 में जब बनेगा, और लकड़ी का दरवाजा बनाओ
तो वो लकड़ी का, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 से कम का दरवाजा नहीं बनेगा। आप आज, पहले एक जमाना था जब टाइल्स महंगी होती थी और पत्थर हमेशा सस्ता होता था। अब जो है टाइल्स जो सस्ती है, पत्थर महंगा है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे अब हम बोलते हैं ना कारें सस्ती हो रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें लग रही है। अगर इसी कार को हम लकड़ी का बनाएंगे तो सबसे महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें पानी भी है। देखो आप देखो कि पानी, हवा, ऑक्सीजन। अब आप हम बोलते हैं हरा पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, आप कई जगह लेवल नापते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम है। ये प्रकृति वाली चीजें हैं। भूमि, हवा, पानी, लकड़ी और जो भी संसाधन हमें नेचुरल से मिल रहे हैं, वो आगे आने वाले दिनों में सबसे महंगे होंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जैसे मिलेट की हम बात करते हैं, हम मोटे अनाज की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि 2030 में ये मिलेट की कीमत जो है धान और गेहूं से 4 गुना ज्यादा होगी। आप लिख लो मेरा नाम, और मैं रिटायर होकर कहीं बैठा रहूंगा या ऊपर चला जाऊंगा, जो भी है वो, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट यू विल रिकॉग्नाइज मी दैट ओके ही वाज द वाइस हू टोल्ड अस दैट इन 2030 ये आपको सबसे ज्यादा महंगी मिलेगी। मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं कई बार अपनी माँ से बोलता हूँ कि माँ मेरे को जरा कोदा ले आओ गाँव से। मैं उनको बोलता हूँ कि 1 किलो कोदा और मैं उनको 3 किलो गेहूं दूंगा, उसके बदले में कोई देने को तैयार नहीं। 42 रुपए किलो गांव में कोदा मिलता है, वो सीजन पे। उसके बाद आप देखोगे तो वो 60 रुपए किलो होगा। आप देख लो गेहूं की क्या कीमत है, कोदे की क्या कीमत है। कोदा एक टाइम था कि 3 रुपए किलो होता था। मैं जब गांव में था तो मेरी दादी गांव में भैंस खरीदती थी कोदा, हम तो कुछ मतलब वो नहीं करते थे। और गेहूं उतना महंगा होता था। गेहूं जब 12 रुपए किलो था, कोदा 3 रुपए किलो था। आज गेहूं कितना है, 30 रुपए किलो, और कोदा 42 रुपए किलो है। गांव में उठाओगे वहां से और जब नीचे तक लाओगे, ऋषिकेश तक या हरिद्वार तक या जो हल्द्वानी तक, वो दुगना हो जाए। आप जरा मंगा कर देखो, एक बार आप बोलो कि मुझे चाहिए यार कोदा, जरा और मोड़ा से मंगा कर देखो, अभी देखो आप कीमत उसकी। तो ये जो नेचुरल अनाज है, नेचुरल चीजें हैं, इनकी कीमत बढ़ेगी। तो यही एक मुद्दा है किसानों को अवगत कराना है कि हमें जो आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसमें धान और गेहूं का, आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन में जाओ, आप दूसरी चीजों में जाओ। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे, यहाँ कोदा झुंगरा बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ हुए, आप हमारे फार्म से पूछ लीजिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे यहाँ पर जो है डॉक्टर वर्मा है, उनसे पूछिए, बहुत बढ़िया। तो क्यों ना कोदा झुंगरा हम यहाँ होगा। उससे क्या होगा, बीमारी जो क्या होता है कि धान और गेहूं ऐसी चीज है कि जिसकी बीमारी बनी रहती है। अचानक कोदा आ गया तो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे बोलते हैं। जैसे आपको हर दिन तो आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, अचानक मैंने आपको ऐसा खाना दे दिया, बोले यार ये क्या है, मैं तो नहीं खाता। 4 दिन नहीं खाओगे, 5वें दिन अपने अभी सेहत कम हो जाएगी आपकी। तो ऐसी कीड़ों मकोड़ों का हाल है। ऐसी कीटनाशक कीट की जो चीजें हैं, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये जैसे आपने माहौल दिया उसको पनप जाएगा, जैसे माहौल कम किया रुक जाए, और जैसे जैसे रुका रहेगा धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। तो ये नेचुरल जिसे बोलते हैं बायो कंट्रोल हम बोलते हैं, ये लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये हम नहीं कर रहे हैं, विज्ञान कर रहा है, साइंस कर रही है। तो ये वही साइंस है कि जिसमें हमने पैदावार बढ़ाई है, तब जरूरत है। अब ये वही साइंस है कि जो चीजें आ गया, आप देखो कि इसमें अभी जो डेटा हम कह रहे हैं, जो गरीब आदमी है, कभी उसके घर में सब वो जो फ्रूट्स नहीं आते थे, जब कोई बीमार हुआ तो 1 किलो कुछ सेब लेकर आता था, कोई 1 दर्जन केले लेके आया था। आप ये देखिए कि आज की डेट में अगर उसके पास पैसा आता तो सबसे पहले वो खरीदता है फ्रूट्स। 44% ग्रोथ हुई है उसमें, उसकी परचेज पावर में, जो पहले लेगा फ्रूट्स। दूसरा, वो जब भी अगर उसके पास जेब में वो आता, पैसा आता है, तो वो दूसरा लेगा वो दूध घर में।
दूध और फ्रूट्स लगभग बराबर है, 44%। पहला जेब में पैसा है तो आधा किलो दूध लेता, चले 1 किलो ले लेते, 1 किलो लेता है, 1.5 किलो ले लेते। उसके बाद में जब उसके बाद जेब में पैसा आता तो क्या लेता है वो, फ्रूट्स। दोनों 42 है, 44% उसकी वृद्धि है। उसके बाद जब उसके बाद और पैसा आता तो वो क्या लेता है, मीट, और वो 22% के आसपास है, मीट और अंडा वगैरह लेता है। तो जो फार्मर जो पहले 1% भी नहीं लेता था, वो 44% आ गया। और आपने धीरे धीरे देखोगे उसके घर में रोटी और चावल धीरे धीरे कम हो गया खाना। आप अपने घर में लिख लो, मैं लिख कर देता हूँ। आप जो पहले इस उसमें आप अपने पेरेंट्स को पूछो, जितना हम रोटी और चावल और दाल खाते थे वो कम हो गया, बाकी चीजें ज्यादा होंगी। अभी फ्रूट्स में देख लो आप, पहले केला नहीं मिलता था, अब आदमी केला कोई नहीं खाता। अब ढूंढने का वो सेब, अनार, वो स्ट्रॉबेरी और दूसरे वो फ्रूट्स ढूंढेंगे जो अच्छे थे, अंगूर, ये चीजें। केला सबसे बाद में, जब बिल्कुल नहीं है पैसा तो लगे केला नहीं, या उसकी चॉइस होती किसी की, अथवा अच्छे लोग। तो जैसे जैसे पैसा आप देखोगे, पहले कौन ब्रेड मिलती थी, अब जैसे जैसे पैसा आता है, आप किसी को देखना है तो उसका फ्रिज खोल लीजिए, और अगर रेडीमेड चीजें वहां बनी हुई, मक्खन है, ब्रेड पड़ी है, कुछ टोस्ट पड़ा है, कुछ ये पड़ा है, इसका मतलब इसका पैसा सीधे इंडिकेशन। तो अब यही है कि क्यों ना हमारे किसान वो सोच रहे हैं कि यार हम वो चीज उत्पादन करें, उधर को डाइवर्सिफिकेशन में जाए। मक्के की कॉर्नफ्लेक्स है, मक्के की कई चीजें, उस पर देखो, आप भी देखो कि अगर ये चीजें आएंगी, अगर देखेंगे अगर ये चीजें होंगी तो धीरे धीरे उद्योग भी बढ़ेगा। यहाँ पर मक्का खूब हो रहा है तो मक्के के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनाओ यार, फैक्ट्री लगा दो। सोयाबीन की फसलें होंगी तो सोया चाप का आपने देखोगा, कई अब उन्हें एक सोया चाप की फैक्ट्री लगी है, मैंने विजिट किया था, हमारे सिंगल साहब ने लगाई है। उनको पूछो कि इतनी डिमांड है कि डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट हो रहा है, और मैंने उनको सजेस्ट किया था ये करो। सिंगल साहब है, डॉक्टर सिंगल साहब, उनका ये। तो ये एग्जाम्पल है, मैंने कहा तुम सेट करो तो ऐसी चीजें होंगी। तो जैसे जैसे तराई में, जो भाई तराई में हमारे एग्रीकल्चर उद्योग लगने बहुत जरूरी है, और ज्यादा वो तभी होगा कि जब उनको चावल और गेहूं के अलावा दूसरे रॉ मटेरियल मिलेंगे, सोयाबीन मिलेगा, आपको मक्का मिलेगा, दालें मिलेंगी, मटर मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। और आप धीरे धीरे आप देखेंगे प्रोटेक्टिव फार्मिंग पर हम लोग जोर दे रहे हैं, तो आपको गर्मी के उसमें भी वो दिन आने वाला है, देखिए कि जहां आपको 35 डिग्री में, 40 डिग्री में सेब मिलेगा, सेब मिलेगा, बढ़िया सेब 35 डिग्री में, 40 डिग्री का बाहर का टेम्परेचर होगा, सेब आपका बढ़िया होगा। आप देख ले हमारे यहाँ सर्दियों में केवल जो होता था मशरूम, आजकल देखो मशरूम हो रहा है, क्योंकि हम भी चेंज करते हैं उस हिसाब से कि हमारा जो बिल्कुल गर्मी में जो हाई टेम्परेचर में नहीं होता था, अब उसकी ओर कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम हाई टेम्परेचर की वो वाली वैरायटी डेवलप करें। अब आ रहा है, अभी देखिए, मतलब ये सब चीजें आपके पास धीरे धीरे एग्जाम्पल है। तो जब तक ये थोड़ा फार्मर्स को अवगत नहीं कराएंगे, तो और यहाँ का फार्मर बहुत अच्छा फार्मर है, बहुत अच्छा किसान है, प्रोग्रेसिव है, चीजें समझता है, अपनाता है, कोशिश करता है, विश्वविद्यालय की जो भी चीजें उसकी गरिमा, उसकी हमें सब इज्जत करता है, और बहुत ऐसा बंदा का तो बड़ा रोल है हमारे लिए। हम सब देख रहे हैं, अगर ये पूरा क्षेत्र उधम सिंह अगर इतना सक्षम नहीं होता, अगर पन्ना नहीं होता, तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके हम उसमें भी करेंगे। और 2 दिन की गोष्ठी रहेगी। हमारे डीएम साहब हैं, वो काफी प्रोग्रेसिव आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा हर समय दिमाग में उनको रहता है कि कैसे इस क्षेत्र का भला हो। तो उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं। मैंने कहा आइए, किसान आएंगे, 1000 किसान हर दिन उनको जोड़ेंगे हम, उनके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, उनको यहाँ पर मन में उनको अवगत कराएंगे कि भाई ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपके सामने, बाकी आपका जो भी और सपोर्ट होगा हम देंगे। एक जरूर है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं भागेगा विश्वविद्यालय।
आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलेंगे हम उसको करेंगे और अच्छा करेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल, हमने पंडाल ओपन इसलिए लगाया कि एक तो किसान यहाँ से आवाज भी बाहर जाएगी। कई बार क्या होता है किसान वहाँ है लेकिन यहाँ से आवाज सुन रहा है तो वो नॉलेज उसको मिल रहा है। कायदे से पंडाल ओपन होना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो जानकर जो यहाँ पर खड़ा भी नहीं है वो पीछे सुन रहा है क्या बोला जा रहा है, अच्छा ये फायदा है इसमें। अल्टीमेटली ये पंडाल और ये हम एग्जीबिशन क्यों लगाते हैं? ज्ञान बांटने के लिए, और ज्ञान अगर आपको दूर में भी मिल रहा है अच्छी बात है। तो इस बार हमने कहा ये वहाँ पर हमारा गांधी हॉल में रिनोवेशन चल रहा है, गांधी हॉल को हम बहुत बढ़िया बनाएंगे। एक लगेगा आपको कि हाँ ये है, पिछले जब 1970 के आसपास जब गांधी 1965 में बना था तब से उसको कोई उसका रिपेयर नहीं हुआ, कुर्सियाँ उसकी बैठ गई थी, सब बुरा हाल था उसका, सब टूटा था। तो जैसे जैसे कोई आदमी बैठा था पीछे धड़ाक से नीचे हो जाता था, तो बड़ी अजीब सा लगता था कि ठीक नहीं है। तो उसको हमने कोशिश किया है कि उसको अच्छा रिनोवेट कर लेंगे, आगे बनेगा, उसमें टाइम लगता है। पर ये हमेशा जहाँ भी किसान मेला आपने देखा होगा, हमेशा मैं पिछली बार भी था मैंने कहा ये ओपन पंडाल होना चाहिए, ताकि किसान, एक तो क्या होता है कि किसान जब बंद है तो वहाँ झिझकता है जाने में, अरे कहाँ जाए, कौन ऊपर से नहीं चढ़े, नीचे अगर हो गया भर गया तो ऊपर कौन चढ़े। यहाँ किसान नहीं चढ़ेगा, साइड में खड़ा हो जाएगा सुनने के लिए, उसको जो बातें आप अच्छी करोगे सुनेगा, नहीं करोगे वो अपना काम में चला जाएगा। तो ये सब ये होना चाहिए, इजी गोइंग नॉलेज जो शेयरिंग आपस में। तो मैंने इनसे कहा, तो ये इनकी पूरी टीम, डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब लगे हुए हैं। और जैसे कोई भी काम, सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे विश्वविद्यालय की है जो कोई काम दे देते हैं हम लगे रहते हैं। आपने एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और कभी भी विश्वविद्यालय की छवि, उसका नाम कभी कोई बदनाम नहीं करता। एक और सोचे कि जो इसी विश्वविद्यालय ने सबको, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पूरे विदेश को भी दिया है यही विश्वविद्यालय। आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स, आज हमारे एलुमनाई हर जगह है, हर जगह आप देखेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का जैसे भाषण हुआ था, उन्होंने कहा मैं जहां भी जाता हूँ, कहाँ से ओपन नगर से। अब यहाँ भी पीसीएस का किसी को बोलो कहाँ से ओपन नगर से। आप देखो 60% जो पोजीशन होती हैं पीसीएस में उत्तराखंड की, वो इसी विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं। आईएएस में हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, आप सभी देख लीजिए, आपके इन्हीं के कदम बदल। इसमें एम्बेसडर है यूएस में, अमेरिका में, विनय क्वात्रा एम्बेसडर यूएसए के। कम होता है यूएसए का मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इसी विश्वविद्यालय के एक होते कि जो पहले ओबामा की सरकार में एग्रीकल्चर एडवाइजर थे, डॉक्टर सिद्दीकी साहब, एग्रीकल्चर एडवाइजर। बताओ आप मान सकते हैं, पंद्रह का पढ़ा हुआ, फर्स्ट बैच का पढ़ा हुआ, आपके जो है देश का वो है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का एडवाइजर है एग्रीकल्चर का। बहुत बढ़िया। इसका मतलब वो नॉलेज यहाँ से तो लिया। भाई देखो है ना कि जिसने जब हम अच्छी अंग्रेजी या अच्छी हिंदी तब बोल देते हैं जब हमारा जो हाई स्कूल एजुकेशन, मास्टर डिग्री एजुकेशन ठीक हुआ हो, वो यही की तो है। आपके सामने एग्जाम्पल ऐसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, जितने भी अभी आए थे, कम से कम यहाँ पर मैंने देखा 12-13 वाइस चांसलर थे, उसमें से 9-10 यही के थे। संधू साहब थे उसमें, अरविंद जी थे। वो बोले डॉक्टर साहब हम तो इसलिए आए तो हमारा अल्मा मैटर वीसी लोग। तो यही है क्या, ये विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में आगे जो काम कर रहा है। देखो वैरायटी निकाली है, आगे और वैरायटी निकलेंगी। जो रिसर्च में समय लगता है, कभी नहीं होता कि आज आपने डाला कल उसका वो है। अब हमने कोई बीज निकाला, वो बीज को हम फिर पैदा करते हैं, फिर उसके बीज देखते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको माहौल देखते हैं, फिर बोलते हैं इसकी पैदावार कितनी आई, फिर उसको बड़े में, और तब जाके वैरायटी डेवलप होती है। तो ये विश्वविद्यालय का ही वो रोल है कि इतनी वैरायटी दी है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे नंबर 1 विश्वविद्यालय था जिसने मैक्सिमम सपोर्ट किया। आज हम भरपेट अनाज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा 330 मिलियन टन हमारा अनाज पैदा हो रहा है, वो इसी विश्वविद्यालय की वजह से। तो आपका सहयोग लगातार बना रहेगा। आप जो हमेशा जिस हिसाब से पहले भी सहयोग दे रहे हैं, आपसे उम्मीद ही होगी कि आगे भी सहयोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक और मीटिंग है
मैं थोड़ा सा मैंने रजिस्ट्रार साहब को मिला है और आपने बात करनी है, वो करेंगे।